जी, तो आज का टॉपिक रहेगा आपका एस्कोजाइटा ब्लाइट ऑफ चिकपी। चिकपी यानी कि ग्राम जो चना होता है उसके अंदर जो एस्कोकाइटा ब्लाइट जो डिजीज़ होती है, ठीक है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो चने की ये एस्कोकाइटा जो ब्लाइट डिजीज़ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और मेजर डिजीज़ आप इसको बोल सकते हो, मेजर डिजीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, चने की फील्ड में लगभग 100% लॉस कर ही देती है सीवियर केसेस में, अगर ज़्यादा डिजीज़ फैल गई तो, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है ब्लाइट की, कि ब्लाइट क्या होता है, क्या समझते हो आप ब्लाइट से। तो बहुत से जनों ने पहले भी मैंने आपको बताया था ब्लाइट क्या होती है, तो आप में से कोई बता सकता है कि क्या होती है ब्लाइट? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लाइट के बारे में। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, ब्लाइट का मतलब क्या होता है, सडन डेथ होना, ठीक है। प्लांट के कोई भी पार्ट की, जो पौधा है उसके अंदर जो सेल्स और जो टिश्यूज होती है पौधे की, उनमें उनके उनकी सडन डेथ हो जाना, अचानक से रैपिड डेथ होती है, ठीक है। तो रैपिडली मतलब जल्दी 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 शीघ्रता से डेथ होती जाएगी सेल्स और टिश्यू की, जिससे क्या होगा, एक टाइम आएगा कि जो प्लांट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरा का पूरा जो प्लांट है वो खराब हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी है, फ्रूट की क्वालिटी, वो भी खराब हो जाएगी। और पौधा एक सीवियर केसेस में क्या होगा कि उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एस्कोकाइटा ब्लाइट ये भी एक टाइप की ब्लाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, होंगे तो ब्लाइट का ही एक पार्ट है ये भी, बट एस्कोकाइटा में किस तरह से रहेगा वो अपने आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये एस्कोकाइटा ब्लाइट की, आपको मैंने जस्ट एक इमेज शो करी है, आगे अपने सिम्टम पढ़ेंगे तब उसमें ये क्लियर करेंगे, एक बार के लिए आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो चिकपी है, चिकपी मतलब तो समझ रहे हो, जो चना है, ग्राम है, उसी का नाम है चिकपी, ठीक है। इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड लेग्यूम। आपको पता ही है कि दलहनी फसलों में सबसे थर्ड नंबर पे चना ही आता है, ठीक है। और इट इज़ ग्रोवन इन 11 मिलियन हेक्टेयर विद 9 मिलियन टन प्रोडक्शन, मतलब कि लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर में ये लगाया जाता है और इसका 9 मिलियन टन तक इसका प्रोडक्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्कोगाइटा ब्लाइट ऑफ चिकपी इज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन। आपको पता ही है, फोमा रेबेई, या फिर इसका पैथोजन का नाम क्या रहेगा, एस्कोकाइटा ब्लाइट, मतलब कि इसका जो पैथोजन है वो भी एस्कोकाइटा ही है, ठीक है। जो फंगस का नाम है वो भी एस्कोकाइटा ही है, इसी के नाम पे इसका डिजीज का नाम पड़ा है, कि फंगस के नाम से इसका डिजीज का नाम दे दिया एस्कोकाइटा, ठीक है। तो इसके पैथोजन का क्या नाम रहेगा, एस्कोकाइटा रेबेई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बस आपको तो रेबेई याद करना है, बाकी एस्कोकाइटा तो दिया रहेगा पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका मतलब कि लॉस लगभग कितना कर देती है ये, सीवियर केसेस में अगर डिजीज हो रही है तो कितना 100% तक लॉस कर देती है प्लांट को, प्लांट पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मतलब कहाँ कहाँ ये डिजीज ज़्यादा फैली हुई है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में मतलब ज़्यादातर ये डिजीज़ है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट इस डिजीज़ को किसने डिस्क्राइब किया था, बटलर ने डिस्क्राइब किया था 1911 के अंदर, ठीक है। और इसने मतलब 1911 में लगभग मतलब उस टाइम क्या है कि पंजाब में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था एपिडेमिक फॉर्म में, ठीक है। एपिडेमिक फॉर्म मतलब पूरे एरिया में मतलब ये डिजीज़ फैल गई थी और वहाँ पे जितने भी चिकपी के जो प्लांट्स थे उनको पूरी तरह से इसने ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट है द अक्रेंस ऑफ एबी। एबी मतलब समझ रहे हो यहाँ पे एस्कोगाइटा ब्लाइट, ठीक है। एबी ऑफ चिकपी हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम 35 कंट्रीज अक्रॉस 6 कंटिनेंट्स। मतलब ये ज़्यादातर मतलब 35 कंट्रीज, जितनी भी अपनी कंट्री प्रेजेंट है वहाँ लगभग 35 कंट्रीज में भी इसका जो लॉस है वो देखा गया है, उसको रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। 20 एपिडेमिक्स रीजन अकर्स इन पाकिस्तान, इंडिया, और ये सब बताया गया कि यहाँ यहाँ भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इसका। फिर नेक्स्ट एक बताया गया कि 1998 में 1998 में क्या हुआ था, देयर वाज ए सीरियस आउटब्रेक, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था सीरियसली, ऑफ द डिजीज इन विक्टोरिया
विक्टोरिया के अंदर, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। और जिससे क्या हुआ था कि बहुत सारी जो चने की क्रॉप थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है। ये जनरल साइंस के लिए आपको बताया है, बाकी इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपका नहीं आता है, बट हो सकता है बड़ी अगर डिजीज़ पूछ लेते हैं, मतलब 15 मार्क्स में अगर डिजीज़ पूछ ली जाती है, तो वहाँ कभी कभी आपके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स आप यहाँ से देख लो, समझ लो इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले तो देखो, ब्लाइट का आपको जनरल सेंस मेरा आप बताया हुआ है। ब्लाइट मतलब क्या होगा कि सडन डेथ हो जाएगी उसके सेल्स और जो टिश्यूज है उनकी, ठीक है। तो उसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा। अब नेक्रोसिस होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि टिश्यू वगैरह मर चुके हैं, मर गए हैं, तो वहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉट पड़ जाएगा, ठीक है। तो ब्लैकनिंग सी दिखेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो जनरल सेंस का मतलब ब्लाइट का जनरली बताया हुआ है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एस्कोकाइटा के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक इसका मेन जो सिम्टम देखा जाए, इसके अंदर कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है। कंसेंट्रिक रिंग्स मतलब इस तरह की ये यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब कि गोले गोले से बनेंगे। आप कभी चिक्पी के फील्ड में जाना, ग्राम के फील्ड में, तो वहां देखना जो पत्तियां रहती है उसके ऊपर ब्लैक कलर की ऐसे आपको लाइनिंग सी देखने को मिलेगी। इस तरह की कंसेंट्रिक रिंग बोला जाता है उसमें। ऐसे लगता है कि ऐसे छल्ले से बने हुए हैं पत्ती के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका मेन सिम्टम रहता है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि पूरी तरह से गोल 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 ऐसी रिंग सी बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट है कि मतलब कि ये जो रिंग्स है वो आपको जो पोड होता है, मतलब कि जो फूड पार्ट होता है, इस तरह से ये यहाँ पे दिखाया है, उसके ऊपर स्टेम के ऊपर जितने भी मतलब कि सोयल से ऊपर जितने भी प्लांट के जो पार्ट प्रेजेंट है उसके उन सभी के ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा कि स्टेम की इनकी गर्डलिंग हो जाती है। गर्डनिंग मतलब क्या होता है कि खड्डा सा पड़ जाता है, ठीक है। खड्डा सा पड़ जाएगा प्लांट के ऊपर, जैसे इन्फेक्शन होगा फंगस का, तो उसकी वजह से जैसे खड्डा पड़ गया, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो प्लांट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। खत्म हो जाएगा तो पूरी तरह से मतलब जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है। ये इसके जनरल सिम्टम्स है। अभी अपने एक एक को दोबारा से पढ़ लेते हैं। The initial symptoms of the disease appear near the tip of the young shoots and topmost leaves। मतलब कि जो इनिशियल सिम्टम्स है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं कि जो यंग शूट जो होता है, ठीक है, उसकी टिप पे और जो टॉप मोस्ट जो लीव्स होती है उसके ऊपर इसके जो सबसे पहले जैसे इनिशियल सिम्टम, जो शुरुआती जो इसके लक्षण होते हैं वो आपको जो ऊपर की जो पत्तियां होती है वहाँ और उसका जो शूट का जो टिप पोर्शन होता है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फंगस अटैक्स ऑल अबोव ग्राउंड पार्ट। मतलब कि ये तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट की जो ग्राउंड से ऊपर के जितने भी पार्ट हैं प्लांट का, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, कोई भी पार्ट हो प्लांट का, उन सब के ऊपर ये फंगस अटैक करेगी, ठीक है। ये स्टेम, लीफ, पॉड, एनी स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रुप, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही जैसे ये अटैक करेगी, ये कोई भी स्टेज के ऊपर अटैक कर सकती है प्लांट के। बट जनरली इसका सबसे ज्यादा अटैक कब होता है, जब प्लांट की फ्लोरिंग स्टेज आती है, ठीक है। फ्लोरिंग टाइम में सबसे ज्यादा अटैक होता है प्लांट के ऊपर, ठीक है। मोस्ट ससेप्टेबल होती है इस डिजीज के लिए फ्लोरिंग स्टेज, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है, पेल ग्रीन येलो कलर की सर्कुलर, ठीक है, डिप्रेस्ड लीजन अपीयर ऑन द लीव्स एंड पोर्ट्स। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कंसेंट्रिक रिंग बन जाती है ग्रीन येलो कलर की, ठीक है। सर्कुलर होगी, गोलाकार होगी, ठीक है। लीजन सा बन जाएगा, उधर धब्बा सा पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये इसके मेन सिम्टम देखने को मिलते हैं। और ये जो सिम्टम है ना, इसी से मेन अपने पहचान कर पाते हैं। ये वाला जो है ना, ये कंसेंट्रिक रिंग जो बनती है, इसी से अपने पहचान कर पाते हैं कि ये एस्कोजाइटा लाइट जो डिजीज है वो आई हुई है फील्ड में, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो लीजन जो है, जो धब्बा सा वहां पे पड़ गया था, जो कंसेंट्रिक रिंग्स है, ठीक है, तो वो इलोंगेट होने लग जाती है। इलोंगेटेड मतलब कि उनका जो साइज है वो इस तरह से बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे पूरे प्लांट या फिर कोई भी प्लांट के ऊपर जिस पार्ट पे वो हुआ है, उस पूरे प्लांट के पार्ट को पूरी तरह से खत्म कर देता है, ठीक है। स्टेम लीजन्स ओफन गर्डल द स्टेम ऑफ द प्लांट्स। गर्डल मतलब क्या होता है कि खड्डा सा पड़ जाना, ठीक है। खड्डा सा पड़ जाएगा प्लांट के ऊपर, गर्डलिंग मतलब होगा, ठीक है। तो स्टेम है जैसे इस प्रकार है, ठीक है। तो ऐसे फंगस ने जैसे अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद जैसे यहाँ पे इस तरह से खड्डा सा पड़ जाएगा। खड्डा सा पड़ने से क्या होगा कि प्लांट है वो टूट भी सकता है, ठीक है। और जैसे मतलब उसका जो वेस्कुलर सिस्टम है वो भी पूरा खराब हो जाएगा, उसका वो भोजन नहीं मिल पाएगा पूरी तरह से, तो इस तरह से नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इन्फेक्टेड सीड्स में डिस्कलर्ड,
जो इन्फेक्टेड जो सीड रहेंगे उसका भी डिसकलरेशन हो जाएगा, मतलब उसका जो कलर होता है वो लॉस कर देता है, श्रीवल्ड हो जाएंगे, सिकुड़ से जाते हैं, ठीक है। पिकनीडिया में भी प्रेजेंट ऑन सच सीड। पिकनीडिया मतलब फंगस की जो फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। पिकनीडिया एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है फंगस की, तो वो भी प्रेजेंट हो सकती है सीड्स के ऊपर, जिनकी वजह से जो वो कलर है वो लॉस हो सकता है, और इस तरह की उसके ऊपर सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके जनरल सिम्टम इस तरह से रहेंगे, इस इमेज से भी मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो कि इन्फेक्टेड सीड किस तरह से दिखेंगे। ये देखिए चने के जैसे बीज दिखाए हुए हैं, इसके ऊपर आपको दिख रही है गोलाकार ऐसे धब्बा सा पड़ा हुआ है। कंसेंट्रिक रिंग्स का नाम याद रखना। एस्कोगाइटा ब्लाइट अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाता है तो आप उसके सिम्टम में कंसेंट्रिक रिंग्स का नाम जरूर ऐड करना, ठीक है। वो नाम पढ़ते ही आपको नंबर देने के और कुछ लिखने की, और बाकी तो देखो रामायण महाभारत लिखते ही हैं अपने हर क्रॉप के जो सिम्टम्स रहते हैं, बट जो एक दो जो मेन सिम्टम अपने को दिखते हैं वो लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें मेन सिम्टम इसका यही है कि प्लांट के कोई भी पार्ट के ऊपर कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाती है पैथोजन के द्वारा, ठीक है। ये इधर दिखाया गया है कि इन्फेक्टेड स्टेम किस तरह का रहेगा, इस तरह से दिखेगा इन्फेक्टेड स्टेम। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसकी सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, इसका किस तरह से रहेगा। तो किंगडम कौन सा है, फंगस रहेगा। फाइलम एस्कोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा की फंगस है, ठीक है। डोथिडियोमाइसिटीज इसकी क्लास रहेगी, सब क्लास प्लियोस्पोरोमाइसिटीज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर, तो प्लियोस्पोरेल्स रहेगा, फैमिली डिडिमिलेसी रहेगी, और इसका जीनस रहेगा एस्कोकाइटा, और स्पीसीज रहेगी एस्कोकाइटा की रेबेई, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, इसका मेन जो पैथोजन है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये याद रखते हो कि एस्कोमाइकोटा की ये फंगस है, तो वहां से ही आपको आइडिया लग जाता है कि इसके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर है वो कौन से बनेंगे, एस्कोस्पोर बनेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसा अपने को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, जैसे अपने को जो इसका फाइलम अगर ऑर्डर अगर याद रहता है तो वहां से एक आइडिया हमने लगा सकते हैं कि कौन से स्पोर बनेंगे, और इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोजन की कैरेक्टर अगर देखें तो पैथोजन किस तरह का दिखेगा, किस तरह से मतलब कि उसका जो मतलब सेक्सुअल स्टेज कैसी रहती है, सेक्सुअल स्टेज कौन सी रहेगी, उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो मतलब लगभग ये किसके अंदर आ जाता है, पूरा इटियोलॉजी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे पैथोजन कैरेक्टर का नाम दे दिया, बाकी है ये इटियोलॉजी, ठीक है। तो एस्कोकाइटा जो रेबई है, तो इसके अंदर दोनों टाइप की मतलब कि रहती है, दोनों स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज, ठीक है। एसेक्सुअल स्टेज का दूसरा नाम क्या है, एनामोर्फ भी उसको बोल सकते हैं। मैंने पहले भी एक क्लास में इसका जिक्र किया था कि एसेक्सुअल का ही दूसरा नाम क्या है, एनामोर्फ स्टेज, ठीक है। और टीलियोमोर्फ स्टेज किसको बोलेंगे, सेक्सुअल स्टेज बोला जाता है, जो कि परफेक्ट स्टेज होती है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसकी परफेक्ट स्टेज क्या रहेगी, डिडिमेला, ठीक है, डिडिमेला रेबेई, ठीक है। इतना याद रख लेना, अगर याद रहे तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए माइसीलियम इसका किस तरह का रहेगा, पेल ग्रीन पेल क्रीम कलर का रहेगा, क्रीमी कलर रहता है इसके माइसीलियम का, ठीक है। तो इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिसके अंदर एक क्लास में मैंने आपको कल परसों में बताया था कि जो फ्रूटिंग बॉडी है वो जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, पेरीथीसिया के बारे में बताया था। पेरीथीसिया या फिर सुडोथीसिया एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है वो कौन सी रहेगी, पिकनीडिया रहेगी। आप आगे आप इसका वो डायग्राम भी देखोगे कि पिकनीडिया किस तरह से रहते हैं, ठीक है। पिकनीडिया के अंदर क्या बनते हैं, कोनीडिया बनते हैं, ठीक है। और जो कोनीडिया है वो कौन से स्पोर हैं, वो एसेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। और सेक्सुअल स्पोर कौन से रहेंगे, शूडोथीसिया या फिर पेरीथीसिया के अंदर जो बनते हैं एस्कोस्पोर बनेंगे। और आपका इसका डायग्राम भी मैं आपको पूरा दिखा के समझा चुकी हूँ पहले की क्लासेस में। नेक्स्ट देखिए एसेक्सुअल स्पोर पिकनीडियोस्पोर या फिर कौन से रहेंगे, कोनीडिया बनते हैं इसके अंदर, कोनीडिया भी इसमें मेंशन कर लेना, कोनीडिया। नेक्स्ट देखिए कि इसका जो सेक्सुअल स्पोर है वो कौन से रहेंगे, एस्कोस्पोर। एस्कोमाइकोटा की है तो वहीं से आइडिया लग जाएगा कि एस्कोस्पोर रहेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल स्पोर रहेंगे इसके एस्कोस्पोर। नेक्स्ट देखिए इसके जो कोनीडिया बनते हैं वो किस तरह के रहते हैं, तो कोनीडिया ओवल होंगे, ओब्लोंग हो सकते हैं, ठीक है। 1 to 2 सेल, उसके अंदर 1 या 2 सेल प्रेजेंट रहेंगे, थिन वाल्ड रहते हैं, हाईलाइन रहते हैं। हाईलाइन का मतलब पहले भी बताया था कि कलरलेस रहते हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि पिंकिश कलर भी इसका देखने को मिल सकता है, और इनका साइज बताया है यहाँ पे 9 to 20 इंटू 3 to 6 माइक्रोमीटर, इनका मतलब साइज बताया गया है। इतना साइज तो नहीं याद रहेगा आपको,
कोई बात नहीं, वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे जर्मिनेट इन वाटर विद लॉन्ग जर्म ट्यूब। ये मतलब कोनिडिया किस तरह से जर्मिनेशन करते हैं, जर्म ट्यूब बनाएंगे और जर्म ट्यूब के थ्रू इन्फेक्शन करते हैं, प्लांट के अंदर एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी ईटियोलॉजी। तो अब आप देख सकते हो कि कोनिडिया किस तरह से दिखेंगे, इस तरह के कोनिडिया रहते हैं। ये आप देख सकते हो कि हो सकता है कि वो ओवल हों, ठीक है, और इस तरह का इनका इस तरह के कोनिडिया प्रेजेंट रहते हैं। और नेक्स्ट है पिक्निडिया दिखाए हुए हैं। पिक्निडिया किस तरह से दिखेंगे, जिनके अंदर की कोनिडिया बनते हैं, ठीक है। पिक्निडिया की स्ट्रक्चर ये दिखाई हुई है, जो कि एसेक्सुअल एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शूडोथीसिया या पेरीथीसिया, मैं आपको पहले भी एक बार बता चुकी थी कि इस तरह से जो फ्लास्क शेप इसकी स्ट्रक्चर रहती है, जिसके अंदर एसाई प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये पूरा एसाई है, इसके अंदर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिनका कि नंबर कितना होता है, 8 होता है। यहाँ से आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस जो एस्कस होता है, इसके अंदर जो पूरा 8 एस्कोस्पोर बनते हैं इस तरह से, ठीक है। इतना ध्यान रखना। और ये कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है, ये एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। 4 टाइप की सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है, मैं आपको पहले की क्लास में इसमें बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका डिजीज साइकिल। इसका बिल्कुल सिंपल डिजीज साइकिल, आपको अगर इतना ध्यान रहेगा कि इसमें सेक्सुअल स्पोर कौन सा है और ए सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, तो वहीं से भी आप इसका डिजीज साइकिल है जो ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें आपको दिखाया गया है, ये एनामोर्फ और ये एनामोर्फ दिखाई गई है, और ये टीलियोमोर्फ स्टेज, मतलब कि ये एसेक्सुअल दिखाया गया रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा, और ये दिखाया गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा, ठीक है। तो जैसे ये कोई भी चने का प्लांट दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेंगे कि जो इन्फेक्टेड मतलब प्लांट की डिब्रीज है, ठीक है, उसके ऊपर जो फंगस है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज है उनके ऊपर या फिर सीड के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या रहेगा, शूडोथीसिया रहेगा, शूडोथीसिया या फिर पेरीथीसिया, जिसके अंदर की एस्कोस्पोर रहेंगे, ठीक है। तो ये एस्कोस्पोर फिर क्या होंगे कि रिलीज होके और वापस जो न्यू प्लांट है उसके ऊपर अटैक कर देंगे, और इस तरह से प्लांट के ऊपर सिम्टम बन जाएंगे और धीरे धीरे दूसरे प्लांट्स में फैलने लग जाएंगे। तो इस तरह से ये तो रहेगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से रहेगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा कि पिक्नीडिया बनते हैं, ठीक है। पिक्नीडिया बनेगा जिसके अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, और वो कोनिडिया एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर फैलेंगे, ठीक है। ये कोनिडिया यहाँ से दिखा रहे हैं और प्लांट के ऊपर फैल के और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो इन्फेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो इन्फेक्शन है, वो सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो कोनिडिया के द्वारा ही होता है, जो कि मतलब कि या तो हवा के द्वारा या फिर इरिगेशन वाटर के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे या फिर एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना आप, तो एक कोनिडिया और एक एस्कोस्पोर, और बस इन्फेक्टेड सीडलिंग लेके और उसमें डायरेक्ट आप दिखा सकते हो, एक तरफ कोनिडिया का बना देना और एक तरफ एस्कोस्पोर का बना देना कि किस तरह से वो डिजीज फैला रही है, ठीक है। वो आगे इन्फेक्शन करेंगे और इस तरह से पूरे प्लांट को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा डिजीज साइकिल रहेगा। नेक्स्ट देखिए कि इसका डिजीज साइकिल 2-4 लाइनें अपने यहाँ से भी पढ़ लेते हैं कि फंगस सर्वाइव इन डिब्रीज एज पिक्नीडिया, ठीक है। प्लांट की डिब्रीज में पिक्नीडिया या फिर पेरीथीशिया, ठीक है, इन दोनों के रूप में सर्वाइव करेगी, जिसके अंदर की कोनेडिया या फिर एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है। तो पैथोजन आल्सो एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बोर्न, दोनों तरह का पैथोजन है। सीड के ऊपरी जो पार्ट होते हैं उनको भी खराब कर सकता है और इंटरनल जो पार्ट है उनको भी खत्म कर सकता है, ठीक है। और प्राइमरी स्प्रेड किसके थ्रू होगा, सीड बोर्न पिक्नीडिया जो रहते हैं उनके द्वारा होगा, ठीक है। और सेकेंड और प्लांट डिब्रीज जो कि सोइल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उनके द्वारा होगा। और सेकेंडरी किसके द्वारा होगा, एयरबोर्न कोनिडिया, जो कि हवा के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैलेंगे, या फिर जैसे बारिश होती है, ठीक है, रेन स्प्लेश जैसे आती है, हल्की बौछार जैसे होती है, तो उनके द्वारा फैल जाता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे। तो इतना सा सिंपल सा इसका डिजीज साइकिल रहेगा। नेक्स्ट देखिए इसकी एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी या फिर जैसे इसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस, या फिर किस तरह से फैलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया है कि सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी के अंदर बताया कि मोड ऑफ स्प्रेड, मतलब कि फैलेगा कैसे। तो इसका प्राइमरी स्प्रेड किसके थ्रू होगा, आपको अभी भी बताया था कि जो इन्फेक्टेड जो प्लांट के पार्ट होते हैं उनके ऊपर जो पिक्नीडिया या फिर पेरीथीशिया जो प्रेजेंट रहती है उसके अंदर जो स्पोर रहते हैं, तो प्राइमरी इन्फेक्शन उनके थ्रू होगा, ठीक है। और सेकेंडरी स्प्रेड किसके द्वारा, कोनिडिया या फिर एस्कोस्पोर के द्वारा, ठीक है, जो कि हवा के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैलेंगे, या फिर हल्की जैसे बारिश होती है उनके द्वारा, या फिर कंटामिनेटेड मशीन
मशीनरी, जैसे मतलब इंटरकल्चर जो ऑपरेशन अपने करते हैं प्लांट में, वीडिंग होइंग वगैरह कुछ भी ऐसे खाद वगैरह देते हैं और कुछ, तो उससे मतलब कि मशीन के साथ जैसे कोनेडिया या फिर एस्कोस्पोर चिपक के एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या फिर एक फील्ड से दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, तो उसके द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे फेवरेबल कंडीशंस। तो फेवरेबल कंडीशन क्या क्या रहती हैं इसके अंदर, टेम्परेचर रेंज कितना रहेगा 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लीव मेंटेनेंस पीरियड कितना है 10 to 17 आवर्स आर फेवरेबल फॉर डिजीज डेवलपमेंट। लगभग मतलब कि जिस टाइम पानी मतलब कितना 10 से 17 घंटे तक अगर पानी प्रेजेंट रहता है लीफ के अंदर, तो उस टाइम वो जो टाइम होता है तो वो फेवर करता है डिजीज को फैलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रेनफॉल जैसे बताई गई है कि अगर 350 mm से अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है और हाई ह्यूमिडिटी अगर हो तो भी डिजीज है वो ज़्यादा फैलेगी फील्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आप वहीं से भी आइडिया लगा सकते हो, पहले जैसे नाम आया था कि ये एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। ठीक है, तो अगर सीड बोर्न डिजीज का नाम जहां भी आता हो तो आप क्या सबसे पहले क्या पॉइंट मेंशन करोगे कि सीड ट्रीटमेंट करोगे। तो सीड ट्रीटमेंट आप किससे कर सकते हो, फंजीसाइड से करोगे या फिर मतलब उस सीड का हॉट वाटर ट्रीटमेंट करोगे, बट करना क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हेल्दी सीड को ग्रो करना चाहिए, मतलब डिजीज फ्री जो सीड होते हैं उन्हीं को आप यूज़ करोगे। ठीक है, और जो प्लांट डिब्रीज है मतलब कि फसल के जो अवशेष होते हैं, ठीक है, डिब्रीज मतलब होता है फसल के जो एक्स्ट्रा जो अवशेष होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं फील्ड के अंदर। ठीक है, तो उनको पूरी तरह से उखाड़ के ख़त्म कर देना चाहिए। जहाँ क्यों क्यों उनको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो फील्ड के अंदर पड़े रहते हैं तो फंगस के जो स्पोर हैं वो भी वहाँ सर्वाइव करते जाएंगे, और जैसे ही न्यू सीजन आएगा वहाँ पे वो अटैक कर देते हैं न्यू क्रॉप के ऊपर। ठीक है, तो उनको पूरी तरह से उखाड़ के जला देना चाहिए, पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, किस किस के साथ, वीट बार्ले और मस्टर्ड के साथ इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है इसकी कुछ, जैसे पूसा 408 होगी, पूसा 417 होगी, ICL 6328 होगी, तो ये आप यूज़ कर सकते हो चने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, किसके द्वारा, कार्बेंडाजिम के द्वारा, 1 kg पर केजी सीड, 1 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब हॉट वाटर ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे कि सबसे पहले सीड लोगे, उनको 4 घंटे के लिए भिगो के रख देते हो। अब सीड को भिगो के अगर रखेंगे तो उसके अंदर जो माइसीलियम प्रेजेंट है फंगस का वो एक्टिव हो जाएगा, और वो जैसे ही एक्टिव होता है फिर उसको आप जस्ट क्या करोगे कि 4 घंटे के बाद भी 52 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर पानी को गर्म करके उसका जब टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस हो तो उसके अंदर 10 मिनट के लिए उन सीड को भिगो देते हैं, तो उससे जो माइसीलियम प्रेजेंट है जो सीड के अंदर तो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, अगर मतलब कि डिजीज ज़्यादा आ रही है क्रॉप के अंदर तो फंजीसाइड का भी स्प्रे आप कर सकते हो फील्ड के अंदर। कौन सा रहेगा, जैसे मैनकोजेब आता है। ठीक है, तो 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, या फिर वेटेबल सल्फर 2.3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप फील्ड में यूज़ कर सकते हो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच क्लास, ये आपकी डिजीज़ ख़त्म होती है एस्कोकाइटा ब्लाइट।